हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। आई एम ऋषिकेश विभूते। हमने एससीवी सीरीज स्टार्ट की है, उसके हम चैप्टर नंबर 15 में हैं, दैट इज़ वेव ऑन स्ट्रिंग। अभी तक के वेव ऑन स्ट्रिंग पे हमने बहुत सारे एचसीवी के वीडियोस अपलोड किए हैं, क्योंकि हर वीडियो में हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस देख रहे हैं। अभी तक के वीडियोस में हमने ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट किया है। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस में हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 टू 35 ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है वे टिपिकली डिपेंड करते हैं स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा फॉर फाइनल एग्जाम, क्योंकि जेई हो या नीट हो या आपकी नॉर्मल सीटी एग्जाम हर एक स्टेट की जो होती है, उन सारे एग्जाम्स में स्टैंडिंग वेव पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, उसमें एक अलग ही यूनिक बात है ना, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस उसमें बनाए जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के ही थोड़े से वेरिएशन में मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये पूरा वीडियो देखें। अगर आपने वेव ऑन स्ट्रिंग के पहले वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं वो नहीं देखे हैं, तो उन सब की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिख रहा है, देखिए। टू वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द सेम रीजन हैव इक्वल फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। If the amplitude of each wave is 4 mm and the phase difference between the waves is 90 degree, what is the resultant amplitude? बहुत easy question है ये। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव के बारे में है ये। अब देखिए, जब दो वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और उन दो वेव की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है और वेवलेंथ अगर सेम है, तो आप रिजल्टेंट वेव के लिए ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो देखिए, for waves traveling in same direction, for waves traveling in same direction, resultant amplitude A dash is equal to अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, जो कि इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस रहेगा। अब हमें क्या दिया है कि a1 और a2 इन दोनों की वैल्यू 4 mm है और जो फेज डिफरेंस है दैट इज 90 डिग्री। तो जब आप कॉस फाई लिखोगे, कॉस 90, वो वैल्यू बनेगी 0, है ना। तो ये जो पूरा टर्म है ये होगा 0, राइट। देयरफॉर a डैश बनेगा 4 mm का स्क्वायर प्लस 4 mm का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 4 mm स्क्वायर। अब इसका जब आप रूट लोगे तो 4 mm तो बाहर आ जाएगा, बट अंदर ये √2 ऐसे ही रहेगा, राइट। सो आइदर हो सकता है कि आंसर आपको यही दिया गया हो, या ऐसे भी हो सकता है कि ये आप सॉल्व कर सकते हो। सो 4 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.4 और ये बाद में mm में है, कितना रहेगा ये 5.6 mm। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सो देखिए, मैं सजेस्ट करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि जब आपको ऐसे रिजल्टेंट वेव के बारे में पूछा जाता है, तो ये जो रिजल्ट आपको अभी आया है 90 डिग्री के लिए, ये वाला 4√2 वाला रिजल्ट, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि वो ये याद रखें, क्योंकि इससे टाइम सेव होता है और ये एक स्टैंडर्ड आंसर है। क्या याद रखना है आपको कि अगर उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आपने पाइथागोरस किया है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c, है ना। अब बिकॉज a और b दोनों इक्वल थे, फाइनल आंसर √2 टाइम्स बन जाता है। ये भी याद रख सकते हो आप। दिस सेव्स टाइम। हमारे जो भी 4 या 5 मिनट गए अभी, वो फाइनल एग्जाम में आप सेव कर सकते हो। अगर 90 डिग्री हुआ तो, समझ रहे हैं?
ठीक है, एक बार चेक करते हैं आंसर। करेक्ट, 4√2, ऊपर ही रुक गए हैं वो। ठीक है, लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। द फॉलोइंग फिगर शोज टू वेव पल्सेस एट t equal to 0 traveling on the string in opposite direction with the same wave speed 50 centimeter per second. Sketch the shape of the string at 4 मिलीसेकेंड, उसके बाद 6 मिलीसेकेंड, फिर 8 मिलीसेकेंड और 12 मिलीसेकेंड के बाद। ठीक है, सबसे पहले तो जीरो टाइम का हम निकाल लेते हैं ना। ये है क्वेश्चन नंबर 32, है ना। सो जीरो टाइम के लिए स्ट्रिंग का जो शेप है दैट इज ये x मिलीमीटर में है और इधर भी डिस्प्लेसमेंट y मिलीमीटर में है। अब ये 2 से लेके 6 तक है और उसके बाद 10 to 14। ओके, नाउ ये ऐसे शेप दिया हुआ है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है ना। एंड दोनों का जो स्पीड है वो कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 50 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्पीड इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन आप ये देखो, ये जो है दिया हुआ दिस इज इन मिलीमीटर, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम मिलीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये मिलीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमारा थोड़ा फायदा है, देखिए कैसा फायदा होगा। हमें कौन सा टाइम पूछा है उन्होंने, दिस इज फॉर टाइम 0, ये टाइम 0 पर है। ठीक है, अब जो उन्होंने फर्स्ट सिचुएशन हमें पूछी है वो है टाइम 4 मिलीसेकेंड के लिए। सो एट t इक्वल टू 4 मिलीसेकेंड, 4 मिलीसेकेंड में ये दोनों वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। नाउ द स्पीड इज 500 मिलीसेकेंड पर, सॉरी 500 मिलीमीटर per second and the time is 4 millisecond, right? So second will get cancel out, 500 into 4 is 2000, है ना, 2000 into ये मिली सेकेंड था, इसका 10⁻³ मैंने ले लिया और ये mm है दैट इज मिलीमीटर, इसको ऐसे ही रख दीजिए। तो ये आएगा 2 मिलीमीटर। सो इतना डिस्टेंस इन दोनों ने ट्रैवल किया है इतने समय में, 2 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब ये अगर 6 पे है तो ये वाली वेव जाएगी 8 मिलीमीटर पे, और ये अगर 10 पे है वो इधर आ रही है, वो भी 2 मिलीमीटर ट्रैवल करके 8 पे आ जाएगी। मतलब शेप कैसा बनेगा, मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए ये हो गया y, 2 मिलीमीटर इसको शिफ्ट कीजिए, 2 मिलीमीटर इसको शिफ्ट कीजिए, है ना। तो हम ये पहले तो मार्किंग बना लेते हैं, अभी हमें एक 8 भी दिखाना है ना। सो ये स्टार्ट करते हैं 2 से, फिर ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12 और ये 14। ओके, तो अब स्टार्ट कीजिए, इसको लेकर जाना है हमें 8 mm तक। स्टार्ट करोगे आप 4 से, क्योंकि ये देखो ये विड्थ है 4 mm का, है ना। सो 4 से 8 तक आएगा पहला वेव, ये ऐसे, और दूसरा आएगा 8 से लेके 12 तक उल्टा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। सो ये सिचुएशन होने वाली है कौन से समय पे, 4 मिलीसेकेंड पे। ठीक है, समझ रहे हो। अब इसके बाद वाला टाइम इंस्टेंस कौन सा है, देखो जरा, इसके बाद का उन्होंने कहा है 6 मिलीसेकेंड। अब आप देखो 4 मिलीसेकेंड में, 4 मिलीसेकेंड में ये 2 mm गया था, है ना, ये 4 मिलीसेकेंड में ये यहां तक आ गया है। इसके बाद 6 मिलीसेकेंड, मतलब टोटल इंटरवल कितना हुआ, 4 से लेके 6 तक सिर्फ 2 मिलीसेकेंड हो गए, है ना। अब 2 मिलीसेकेंड में वो इतना तो डिस्टेंस नहीं जाएगा ना, है ना। देखो 4 मिलीसेकेंड के इंटरवल में ये गया था 2 mm,
तो अभी हमारा डेल्टा टी कितना है, टाइम इंटरवल है सिर्फ 2 मिली सेकेंड का, तो उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, दे विल ट्रैवल हाफ ऑफ दिस, जो कि है 1 mm, 1 मिलीमीटर ही ट्रैवल करेंगे दोनों। मतलब ऊपर वाली वेव चली जाएगी 9 तक, है ना, और ये वाली आएगी पीछे 7 तक। तो वो हम निकालते हैं यहाँ पे, देखिए जरा, मार्किंग सेम ऐसे ही करेंगे हम। ये 1 mm आगे जाने वाला था, तो देखो यहाँ बीच में 8 से लेके ये 9 तक जाने वाला है, तो 9 भी आपको यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा एक बीच में, ठीक है। और विड्थ है कितना, 4 mm का, सो 9 से लेके पीछे 5 तक, मतलब ये 5 रहेगा यहाँ पे ऐसे। सो जो पॉजिटिव वेव होगी वो 5 से लेके 9 तक ऐसे बनेगी, इधर जाने वाली। और जो नीचे वाली होगी उसका क्या होगा, देखो ये अभी 8 पे है और इधर आएगी तो 7 से बनेगी। 7 देखो यहाँ पे है, 8 और 6 के बीच में ये है 7, और आगे कहाँ तक जाएगी ये 11 तक, मतलब यहाँ पे। तो इसको आप दिखाओगे ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, देखो प्रॉब्लम है ये वाले रीजन में। ये क्वेश्चन बनाया क्यों गया है, ये क्वेश्चन बनाया गया है इस सिचुएशन के लिए, आपको क्या ये समझ में आता है ना। ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक 7 mm से लेके 9 mm तक, यहाँ पे दोनों वेव एक साथ मिलती है ना। मतलब ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे, इस स्ट्रिंग को ऊपर वाली वेव ऊपर खींचना चाहती है, नीचे वाली वेव नीचे खींचना चाहती है। ये सुपरपोजिशन होगा, इंटरफेरेंस होगा, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, दिस माइनस दिस। नाउ बिकॉज दोनों का एम्पलीट्यूड ये वाली चीज सेम है, इसका ये हाइट और इसका ये हाइट सेम है, इसलिए इस पूरे रीजन में डिस्प्लेसमेंट कैंसल हो जाएगा। जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा स्ट्रिंग का y डायरेक्शन में वो होगा 0, है ना। डिस्प्लेसमेंट इन y उस रीजन में रहेगा 0। कौन से रीजन में, 7 से लेके 9 तक 0 रहेगा। तो आप ये पूरा हटा सकते हो, ऐसे हटा दो, ये पूरा हटा दो, ये पूरा हटा दो, सब कुछ हटा दो, ये 7 से लेके 9 तक एक दूसरे को खा जाएंगे वो, और बचेगा सिर्फ ये ऐसे। मतलब देखो क्या हुआ, दोनों वेव का जो विड्थ था पल्स का, वो 4 mm का था, ये वाला भी और ये वाला भी। कितना बचा है अभी, ये 2 mm बचा है, ये 2 mm बचा है, बस 7 से लेके 9 तक पूरा 0। क्यों ऐसा, बिकॉज ऑफ द सुपरपोजिशन, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हाईलाइट पॉइंट है कि 6 मिलीसेकेंड पे क्या होता है, ठीक है। अब इसका आगे का टाइम इंटरवल भी देखो, 8 मिलीसेकेंड, फिर से 2 मिलीसेकेंड, है ना। फिर से आप 2 मिलीसेकेंड के बारे में सोचो, 2 मिलीसेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे ये दोनों, 1 mm का, ठीक है। 1 mm का कहाँ पे थे ये, पहले ये पूरा हम बना देते हैं अभी, ठीक है। ये शेप रहेगा स्ट्रिंग का, ठीक है। अब मैं मेरे पर्पस के लिए फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ डॉटेड लाइन में। ये देखो, ये ऐसे वेव होने वाली थी, ये ऐसे, और नीचे वाली ऐसे होने वाली थी, ये पूरी, करेक्ट। अब फिर से 1 mm आगे जाने वाली है, मतलब ये जो 9 पे है ये 10 पे चला जाएगा, है ना। तो क्या मैं यहां पे बनाऊं फिर से, ठीक है, यहां पे बना देते हैं, ओके। लेट अस ड्रॉ इट हियर। ये है 2, दिस इज 4, दिस इज 6, 8, 10, 12 और 14, ओके। अब कहां पे थे हम, देखो ये ऊपर का ब्लैक कलर का देखो, पूरा 5 से लेके 9 तक था, इसको 1 mm आगे लेके जाना है, मतलब 6 to 10 रहेगा। ये वाला पार्ट रहेगा पॉजिटिव वाला, है ना। और नीचे वाला कहां से कहां तक था, 7 से लेके 11 तक, उसको इधर शिफ्ट करो 1 से, मतलब हो जाएगा 6 से 10 तक। देखो ये भी ऐसे ही होगा सेम, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, मतलब पूरी की पूरी वेव अब मैच हो गई, एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे दोनों वेव अब पहुंच चुकी है। नाउ दिस इज अ कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दोनों वेव एक दूसरे को पूरी तरह से खा जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, ये दोनों डिस्ट्रॉय कर देंगे एक दूसरे को, और सिंपली
ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग रहेगी, ये देखो ये ऐसे ब्लू कलर में मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे स्ट्रिंग रहेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। ये दोनों नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है, ये दोनों नहीं दिखेंगे, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होने वाला है। सो इवेंचुअली दिस इज हाउ द स्ट्रिंग विल लुक। ये ऐसे स्ट्रिंग दिखने वाली है आपको पूरी की पूरी स्ट्रेट। किस समय पे होगा ये? आई थिंक दिस इज एट 8 मिली सेकेंड, है ना, ये 8 मिली सेकेंड का था थर्ड इंस्टेंस, हाँ ये 8 मिली सेकेंड का है, ठीक है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग स्ट्रेट रहने वाली है। अब इसके बाद का सिचुएशन उन्होंने दिया है 12 मिली सेकेंड, 12 मिली सेकेंड, मतलब इसके बाद अब फिर से 4 मिली सेकेंड। 4 मिली सेकेंड में हमें पता है 2 mm आगे जाता है, तो जब डेल्टा टी 4 मिली सेकेंड का होगा तब डिस्टेंस कितना होने वाला था? यहाँ पे है 2 mm, दोनों वेव आगे जाने वाली है, राइट। तो एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं हम। अब देखो ऊपर वाली वेव कहाँ से कहाँ तक है? 6 to लेके 10, इसको 2 mm आगे करो, कितना आगे जाएगा? 8 to 12, ये 8 से लेके 12 तक ये वाली रहेगी। और नीचे वाली देखो 6 to 10 है, इसको इधर लेके आओ 2 mm, 4 to 8 बनेगी वो, मतलब ऐसे, ये देखो ऐसे, मतलब पूरी तरह से वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे कैसे हुआ था? दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही थी, पूरा का पूरा वेव, पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्ट्रेट था। उसके बाद फिर से वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, एक दूसरे का एग्जिस्टेंस उन्हें फिर से मिल जाता है, एक दूसरे के रूप उन्हें मिल जाते हैं, जो भी पहले था वो, है ना। ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया है, देखिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब वेव पूरी तरह से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती है, इस पॉइंट पे पूरा का पूरा ऐसे था, दिस वाज द केस, पूरा का पूरा स्ट्रिंग स्ट्रेट था, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। ऐसे लगता है कि वेव डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसके बाद अब वेव फिर से वापस नहीं मिलेगी, लेकिन दैट इज नॉट द केस एंड दैट इज द सरप्राइजिंग पार्ट। यहाँ पे भले ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ हो, लेकिन अभी भी एनर्जी है, एनर्जी है, और वही एनर्जी दोनों जो पहले ही उनके पास थी, पहले से उनके पास जो एनर्जी थी, वही वो दोनों फिर से रीगेन करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं था। क्या था इंटरफेरेंस? पता नहीं हमें, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो अभी भी उनके पास रहेगा। दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज डिजाइंड फॉर। वो ये समझने के लिए कि ये क्यों बनाया गया था, ठीक है, समझ रहे हो? लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। 2 waves each having frequency of 100 Hz and wavelength of 2 cm are traveling in the same direction on the string. What is the phase difference between the waves? पहला क्वेश्चन, if the second wave was produced 0.015 second later than the first one at the same place. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 है ये। देखिए, फ्रीक्वेंसी दी है उन्होंने 100 हर्ट्ज है, ठीक है, 100 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी, और वेव लेंथ भी दी है उन्होंने 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि एक ही स्ट्रिंग पे, एक डायरेक्शन पे 2 वेव हम क्रिएट कर रहे हैं, एक ही जगह पे, सेम प्लेस कहा है उन्होंने। ये फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ के सेम वेव एक ही पोजीशन पे क्रिएट किए गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद, है ना। तो मान लीजिए t=0 समय पे पहली वेव क्रिएट की गई ऐसे इस पोजीशन पे, t=0 पोजीशन पे ये फर्स्ट वेव क्रिएट किए। उस फर्स्ट वेव को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ थोड़ा सा शेडेड करके, और ये इधर ट्रैवल होने वाली है। यहाँ से आप उसकी स्पीड भी निकाल सकते हो, ये आगे बढ़ती जाएगी, राइट। अब कि कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय बाद, एंड दैट टाइम इज 0.015 सेकेंड, 0.015 सेकेंड समय बाद दूसरी वेव इसी पोजीशन पे क्रिएट की गई, इसी पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन तब तक ये वाली आगे चली जाएगी, है ना, ये ऐसे आगे चली गई होगी क्योंकि इसके पास स्पीड है ना। तो ये आगे बढ़ रही है v स्पीड से, ये भी उसी स्पीड से आगे बढ़ेगी क्योंकि दोनों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो स्पीड भी दोनों की सेम ही होगी, करेक्ट। लेकिन अब ये देखो, ये दोनों सेम वेव नहीं है।
इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ समय बाद वो क्रिएट की गई थी। या ऐसे समझ सकते हो कि जब ये वेव अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे है, ये वाली आगे चली गई है, सो दे आर नॉट इन द सेम फेज, है ना। तो अब हमें यहाँ पे उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है, मतलब कि एंगल वाइज कितना डिफरेंस बना होगा। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक बहुत ही इजी ट्रिक है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ये समझ लीजिए। देखिए कैसे, उसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे थोड़ा इजी बनेगा आपको, है ना। मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, इस पे हमने एक पूरी ऐसे साइन वेव क्रिएट कर दी है और वो आगे जा रही है, ठीक है, ऐसे हमने क्रिएट की, ओके। अब ये जो पार्ट था वेव का, है ना, ये वाला पोर्शन, है ना, इसके बाद, इस वेव के बाद, मतलब इस इंस्टेंस के बाद हमने एक कंप्लीट टाइम पीरियड हम रुक गए। एक कंप्लीट टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी जो भी था इसका, हम रुके, हमने उतना समय वेट किया और फिर से एक नई वेव क्रिएट करने की कोशिश की इसी स्ट्रिंग पे। तो उसका शेप कैसे आएगा? एक टाइम पीरियड के बाद ये पूरा ऐसे आगे कंटिन्यू आप कर सकते हो ना, ये ऐसे शेप बनेगा इसका, समझ रहे? तो यहां से यहां तक आपका पूरा एक टाइम पीरियड बनेगा। ये जो टाइम इंटरवल होगा दोनों के बीच का, वो कैपिटल टी बनेगा, है ना। पूरी वेव है ये, वन टाइम पीरियड। अब ये एक टाइम इंटरवल, एक टाइम पीरियड कितना एंगल डिफरेंस क्रिएट करता है? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? पता है हमें? फेज डिफरेंस होता है 360 डिग्री, या जिसको आप 2 पाई कहते हो। मतलब 2 पाई फेज डिफरेंस करस्पॉन्ड्स टू इतना टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड, है ना। मैं यहां पे ये लिख रहा हूं, ये जरूरी है आपके लिए एज अ नोट। 2 पाई फेज डिफरेंस corresponds to टाइम डिफरेंस ऑफ कैपिटल टी, है ना। इसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर ये डबल हो गया, 4 पाई हो गया, तो ये 2t हो जाएगा। अगर ये आधा हो गया पाई, तो ये t/2 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। देखो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है। So since frequency is 100 hertz, therefore capital T will be 1/100 and that is 0.01 second. ये रहेगा आपका पूरा टाइम इंटरवल, एक टाइम पीरियड का इंटरवल 0.01 सेकेंड। सो ये आ गया आपका टाइम पीरियड, है ना। अब इसका यूज कीजिए और फेज डिफरेंस निकाल लीजिए। कैसे करेंगे हम? देखिए, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। कैपिटल टी टाइम पीरियड करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई फेज डिफरेंस, ठीक है। तो हमें चाहिए स्मॉल टी के लिए कितना फेज डिफरेंस होगा, हमें ये फाई निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं यहां पे, इसी पर बेस्ड फाई विल बी इक्वल टू, यहां पे आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, स्मॉल टी इंटू 2 पाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए पहले, डिवाइड बाय कैपिटल टी कर दो, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। इसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी नो ऑल द वैल्यूज। स्मॉल टी का वैल्यू है हमारे पास 0.015, ऊपर है 2 पाई, और कैपिटल टी का वैल्यू है 0.01। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1000। इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर बचेगा 15 इंटू 2 पाई, और नीचे भी अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 10, है ना। अब ये 2 और 10 जाके 5, ये 5 और 15 मतलब 3, ये होगा 3 पाई। दिस इज योर आंसर। एक बार चेक कीजिए सही है क्या। ये फर्स्ट का आंसर है, ए पार्ट का, ओके। सो 33 के ए का आंसर है 3 पाई, करेक्ट। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। If the two waves were produced at the same instant, but the first one was produced a distance 4 centimeter behind the second one. देखिए, ये जो A पार्ट था
वो क्या कह रहे थे, एक ही पोजीशन पे दो वेव अलग टाइम इंटरवल पर, अलग टाइम इंस्टेंट पे क्रिएट किए गए तो फेज डिफरेंस आएगा, वो हमने निकाल लिया। अब वो कह रहे हैं एक ही समय पर दो वेव हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एक वेव थोड़ी सी आगे है, एक वेव थोड़ी सी पीछे है, तो उन दो वेव में कितना फेज डिफरेंस रहेगा। मतलब अब ये लेंथ वाइज पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट अस क्लियर दिस पार्ट, है ना। ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ, कैलकुलेशन वाला, ये नहीं हटाऊंगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहने देते हैं। तो अभी हमें लेंथ पर बेस्ड फेज डिफरेंस निकालना है ना। तो ज़रा सोचिए, ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पे ऐसे ख़त्म होगी, इन दोनों के बीच में लेंथ वाइज कितना डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज वन वेव लेंथ, है ना। और यहाँ से यहाँ तक फेज के बारे में सोचोगे तो दैट इज 360 डिग्री। टाइम का सोचोगे तो 1 कैपिटल T, दैट इज द टाइम डिफरेंस, है ना। मतलब ऐसी नोट में फिर से दे सकता हूं फॉर लेंथ। कैसे, लैम्डा पाथ डिफरेंस, इसको पाथ डिफरेंस कहा जाता है। लैम्डा पाथ डिफरेंस corresponds to 2 pi phase difference। समझ में आ रहा है, ओके। अब इसका यूज करते हैं हम, देखिए जरा। सेम ऐसे ही एक यूनिटरी मेथड हम बनाएंगे कि 2 पाई फेज डिफरेंस बन रहा है लैम्डा पे, है ना, और हमें चाहिए x पाथ डिफरेंस पे कितना फेज डिफरेंस क्रिएट होगा, हमें ये फाई निकालना है। सेम जैसे वहां पे किया था वैसे ही। तो फाई का वैल्यू क्या आएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2 पाई होल डिवाइड बाय लैम्डा। देखिए ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, फेज डिफरेंस का ये है, बट इसमें आपको टाइम इंटरवल दिया जाएगा, वहां पे आप टाइम पीरियड यूज करोगे। यहाँ पे आपको पाथ डिफरेंस दिया जाएगा और यहाँ पे आप लैम्डा यूज करोगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या दिया है, सॉल्व करते हैं। लैम्डा की वैल्यू तो पता है हमें 2 सेंटीमीटर, और उन्हें जो x दिया है दैट x इज एक्चुअली 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया इंटू 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा इज 2 सेंटीमीटर। सो ये चला गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 इंटू 2 पाई इज 4 पाई रेडियन। मतलब अब उन दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस रहेगा 4 पाई। आपके पास अगर ये दो चीजें नहीं दी गई हैं आपके नोट्स में, प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। इसका आंसर चेक करते हैं, 33 नंबर, 4 पाई करेक्ट। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। इफ ईच ऑफ द वेव हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 mm, व्हाट वुड बी द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द रिजल्टेंट वेव इन पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये तो बहुत ईजी है। देखिए हमें फेज डिफरेंस दोनों केसेस में मिला है, यहाँ पे 4 पाई मिला है, पहले वाले केस में 3 पाई मिला था, है ना। मैं फिर से लिख लेता हूं, ए पार्ट के लिए जो फेज डिफरेंस था दैट वाज 3 पाई, और बी पार्ट के लिए फेज डिफरेंस मिला है 4 पाई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो दोनों वेव थी उनका एम्पलीट्यूड 2 mm है, तो उनका रिजल्टेंट कितना रहेगा, है ना। तो 3 पाई का मतलब होता कितना है, एकदम इजीली करते हैं। देखो 3 पाई का मतलब क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये ब्लैक वाले को मैं रोटेट कर रहा हूँ 90 180 मतलब पाई, ये इधर 3 पाई बाई 2, ये आ गया 2 पाई, और फिर से ये 180 घूमेगा, ये बनेगा 3 पाई। मतलब ये दोनों वेव एक दूसरे को एक्चुअली 180 डिग्री पे हैं, इसका मतलब 3 पाई का मतलब। और जब ये 180 होता है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों को सबट्रैक्ट करके। तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो होगा मॉड a1 माइनस a2, एंड सिंस बोथ आर इक्वल इसकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। अब 4 पाई का मतलब क्या है, 4 पाई इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ 2 पाई, मतलब दैट इज अगेन 0 डिग्री। 0 डिग्री पे आ गए आप, तो 0 डिग्री पे रिजल्टेंट क्या होता है, सिंपली दोनों को ऐड करो और खत्म करो। आपको एम्पलीट्यूड दिया था 2 mm, सिंपली उनको ऐड करो, यू विल गेट 4 mm, दैट इज योर आंसर। चेक करते हैं एक बार। सी का हो गया 0 एंड 4 mm, सही है, समझ में आ गया।
लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जनरली मिस आउट की जाती है क्लासेस में देना, दैट इज दिस। ठीक है, आपको इसमें क्या याद रखना है, एक पूरी वेवलेंथ जब कवर हो जाती है स्ट्रिंग पे, मतलब आपने लेंथ कितना कवर किया है, लैम्डा, लेंथ वाइज लैम्डा, टाइम इंटरवल वाइज कैपिटल टी कवर किया है, और एंगल वाइज आपने कवर किया है 360 डिग्री या 2 पाई। अगर ये याद रखते हो तीनों का रिलेशन, लैम्डा का मतलब कैपिटल टी, उसका मतलब 2 पाई एंगल, अगर ये याद रखते हो तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है, सो आई विल क्रिएट अ टेबल फॉर यू जिसका थोड़ा सा यूज आपको हो जाएगा, मतलब वो देखने के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि अरे यार ये तो कितना ईजी है ना। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, देखिए यहां पे पहला हम लिखेंगे पाथ डिफरेंस, ठीक है, यहां पे लिखेंगे टाइम डिफरेंस, यहां पे लिखेंगे हम फेज डिफरेंस। मतलब ये पहली चीज है लेंथ के लिए, दूसरा है टाइम के लिए, और तीसरा है एंगल के लिए। तो यहां अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बनेगा, टाइम यहां पे टी बनेगा, फेज डिफरेंस बनेगा 2 पाई। ये तीनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अब इसको आधा करो। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 हुआ, टाइम डिफरेंस भी टी बाई 2, फेज डिफरेंस भी हो जाएगा फिर पाई। फिर से आधा करो, ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4, ये बनेगा टी बाई 4, ये इसका आधा करोगे पाई बाई 2। ऐसे आपको जितना खेलना है उतना आप खेल सकते हो। इसका 1/3 करो, लैम्डा बाई 3 करो, इसका 1/3 किया मैंने तो इसका भी 1/3 हो जाएगा, इसका भी 1/3 हो जाएगा। ये ऐसे अब कितना आप करना है उतना कर लो आप। व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है, समझ रहे हैं? ये भी लिख लीजिए एज अ नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। If the speed of a transverse wave on a stretched string of length 1 meter is 60 meter per second, what is the fundamental frequency of vibration? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। सो आपको दिया गया एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, उस पर फंडामेंटल मोड क्रिएट करना है आपको, है ना। सो फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी जब बनेगा तो उसका शेप कैसे होगा, हम दोनों एंड क्लोज ले रहे हैं, ठीक है। सो ये बनेगा फंडामेंटल मोड, है ना। सो ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो उन्होंने कितनी दी है आपको, 1 मीटर दी है, देखिए, है ना। और आपको दिख रहा है कि ये हाफ ऑफ द वेव लेंथ है। इसके आगे अगर वेव होती, इसके अगर स्ट्रिंग अवेलेबल होती तो वेव ऐसी बनती पूरी, है ना। सो ये वेव लेंथ होता, ये उसका आधा ही है ना। इसका मतलब लैम्डा बाई 2 इज एक्चुअली 1 मीटर, है ना। ये अगर लैम्डा है, दिस इज लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 का वैल्यू 1 मीटर दिया है, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 मीटर, राइट। अब हमें क्या पूछा है, वेव स्पीड। सो स्पीड क्या होती है, इट इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब हमें पूछी है फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड कितना है, स्पीड दिया है 60 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ है 2 मीटर। सो फ्रीक्वेंसी हो गई 30 सेकेंड इनवर्स, या इसी को आप लिखोगे 30 हर्ट्ज। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यही आंसर है, चेक कीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है। A wire of length 2 meter is stretched to a tension of 160 Newton and the fundamental frequency of vibration is 100 Hz. What is its linear mass density? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी का हमारा जो इक्वेशन था वही हुआ ये, है ना। 35 नंबर है ये। होने क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी 100 हर्ट्ज है ना। तो अब देखिए इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, मैं वो बताता हूँ, दैट विल बी इजियर। आपको फंडामेंटल मोड मतलब डायग्राम कैसे बनेगी वो याद रखनी है सबसे पहले तो, ठीक है। सो ये ऐसे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे फंडामेंटल मोड का वाइब्रेशन बनता है, ठीक है, ठीक है। अब ये है आपके स्ट्रिंग की लेंथ, है ना, और ये लेंथ वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में कितने टाइम से, देखिए यू कैन सी कि ये आधी वेव है ना। इसके आगे और नेगेटिव वाला लूप बनता है। सो दिस इज एक्चुअली हाफ ऑफ द वेवलेंथ, है ना। तो उससे हमें पता चलता है वेवलेंथ की वैल्यू है 2 × L।
इस लेंथ का डबल करोगे तो वेवलेंथ मिलेगी आपको। नाउ लेट्स गो फॉर द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज स्पीड अपॉन वेव लेंथ, therefore f is equal to स्पीड अपॉन लैम्डा। लेकिन स्पीड की जगह पे आप लिखोगे, स्पीड की जगह पे आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू। ठीक है, अब आपको f दिया गया है, f दिया गया है, आई थिंक आपको टेंशन भी दिया गया है, आपको निकालना है म्यू। तो आप क्या करो, पूरी इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लो। देयरफॉर f स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू टेंशन अपॉन म्यू। देयरफॉर म्यू का वैल्यू आ गया टेंशन अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। ठीक है, अब लैम्डा की जगह पे ये डालना बाकी है हमारा। लैम्डा स्क्वायर क्या होगा? 4l स्क्वायर, वो डाल दो वहां पे। सो दैट इज f अपॉन 4l स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्टली, ये 4 इंटू एल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। डाल दीजिए, वैल्यू हो गया आपका आंसर। क्या क्या दिया है देखिए, टेंशन है 160 डिवाइड बाय 4 इंटू लेंथ कितना है 1 मीटर, नो लेंथ इज एक्चुअली 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे आप, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी इज 100 का स्क्वायर करोगे आप। ठीक है, नाउ 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 4 इज 16, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा बस 10, राइट। नाउ 10 डिवाइड बाय ये कितना होगा 10 रेज टू 4, वो ऊपर चला जाएगा 10 रेज टू -3 बचेगा। नाउ ये क्या था? दिस वाज म्यू, म्यू का यूनिट होता है केजी पर मीटर, लीनियर मास डेंसिटी है ना। चेक करो सही है क्या? बहुत इजी क्वेश्चन था ये, करेक्ट। 1 ग्राम पर मीटर दिया है जो कि 10 रेज टू -3 केजी होता है, समझ गए? लिख लीजिए। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। हमारे 5 क्वेश्चंस खत्म हो गए, राइट। इफ़ यू वॉन्ट मी टू क्रिएट अनदर वीडियो, आपको अगर लगता है कि आपको मुझसे कुछ अलग चाहिए इसी चैप्टर में या कुछ किसी और चैप्टर में, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। और जैसा मैंने कहा, हमने वेव ऑन अ स्ट्रिंग के ऑलमोस्ट 15 से 16 वीडियोस अब तक अपलोड किए हैं, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव 1, 2 एंड एक्सरसाइज, है ना। एवरी वीडियो हैज़ वेरी यूनिक क्वेश्चंस, क्योंकि हमें पता है HCV के क्वेश्चंस हैं जो थोड़े अलग होते हैं, नंबर में वो कम है बट द क्वेश्चंस आर यूनिक, है ना। उससे आपकी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर बन जाती है, आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे बन जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को, उन वीडियोस को मत छोड़िए, प्लीज़ वॉच देम ऑल्सो। ठीक है, उन सब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, यू कैन चेक देम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।